एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 का आज अपन दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन जो मूल भौतिक राशियां कल अपन ने पढ़ी थी, जिन भौतिक राशियों को किसी दूसरी राशियों की मदद की या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें अपन मूल भौतिक राशियां कहते हैं, उन सातों मूल भौतिक राशियों की आज अपन विशेष परिभाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों ने द्रव्यमान है, लंबाई है, आपने समय है, इन सब को मूल भौतिक राशियों के अंदर 7 मूल भौतिक राशियों को इकट्ठा किया था, जिनके द्वारा बाकी की सारी भौतिक राशियां इनके सहयोग से मिल करके बनेंगी। तो ये जो सातों मूल भौतिक राशियां हैं, इन सब की अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो मूल भौतिक राशियां हैं, उनकी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। हालांकि ये परिभाषाएं आपको परीक्षा के अंदर का नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए इन सब का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो 1 मीटर की लंबाई है, उस 1 मीटर की लंबाई का निर्धारण कैसे किया होगा कि ये जो लंबाई है वो 1 मीटर होगी। पूरे विश्व के अंदर जो 1 मीटर की लंबाई है उसको फिक्स माना गया है। अब हो सकता है कि कहीं पर 1 मीटर लंबाई मान लीजिए कम मान ली जाती, कहीं दूसरी जगह 1 मीटर की लेंथ जो है, वास्तविक जो लंबाई है वो ज़्यादा होती, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती, बहुत बड़ा संकट आ जाता। तो इसलिए पूरे विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शाखा है, उन्होंने इन सातों मूल भौतिक राशियों को परिभाषित किया है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले मीटर की परिभाषा पढ़ेंगे कि 1 मीटर की जो लंबाई है वो किसके बराबर होती है। तो 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन एक अपना तत्व होता है, क्रिप्टॉन है, उससे उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश जो है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 16,50,763.73 तरंगें निर्वात में स्थित होती हैं। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। इनकी जो लंबाई है उसे अपन 1 मीटर कहेंगे। क्लियर है? तो इसकी जो परिभाषा है वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसको अपन ने 1 किलोग्राम उसका मात्रक कहा गया है। तो 1 किलोग्राम जो मात्रक है, वैल्यू है, वो किसके बराबर रखी गई है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि किसी दूसरी वस्तु का 1 किलोग्राम है वो अलग है, या दूसरे देश के अंदर 1 किलोग्राम का जो वास्तविक वजन है वो अलग अलग हो। तो इसके लिए भी एक फिक्स वैल्यू निर्धारित करी गई है कि 1 किलोग्राम पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर प्लेटिनम और इरेडियम के विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्लेटिनम का और इरेडियम का एक विशेष टुकड़ा है, उसको वहाँ पे रखा गया है, और उसका जो द्रव्यमान है उसको वैज्ञानिकों ने 1 किलोग्राम कह दिया है। फिर उससे तुलना करके 1 किलोग्राम का जो बाट है, 1 किलोग्राम का जो वस्तु है, उसको निर्धारित कर दिया गया है। अब ये जो 1 किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है? यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान है। जो अपना पानी होता है उसको जब अपन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, उसको 1 लीटर की जो वैल्यू होती है, वो 1 लीटर की वैल्यू है, वो आपका 1 किलोग्राम कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 1 किलोग्राम जो मात्रा है वो कार्बन के 5 गुणा 10 की पावर 25 परमाणु, यानी कार्बन जो होता है उसके इतने सारे परमाणुओं को मिला करके यदि उनका द्रव्यमान निकाला जाए तो वो जो द्रव्यमान है उसे भी अपन 1 किलोग्राम के बराबर रखा गया है। तो ये जो बातें हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो डाटा है, वो आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी फॉर और जनरल नॉलेज अपने को ये सब पता होना चाहिए। तो इन सब को आप अपने नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लेंगे। बात करते हैं 1 सेकंड की। 1 सेकंड का जो समय होता है वो कितने समय के बराबर रखा गया है? तो 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु, सीजियम जो एक तत्व है उसका जो एक परमाणु है वो घड़ी में इतनी संख्या के बार, ये जो डाटा आप लोगों को दे रखा, इतनी बार कंपन कर लेता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि मच्छर के जो भिनभिनाने की आवाज़ है, मच्छर अपने मुंह से आवाज़ नहीं करता है, उसके जो पंख हैं वो इतने तेज कंपन करते हैं, इतने तेज दोलन करते हैं कि उनसे आवाज़ निकलती है। तो सीजियम का जो परमाणु है वो इतने वाइब्रेशन, इतने कंपन करने में जितना टाइम लेता है, उस टाइम को 1 सेकंड का समय निर्धारित कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये डाटा जो दे रखा है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में ये 7 मूल भौतिक राशियों में सबसे पहले हो गया अपने पास लंबाई, उसके बाद में हो गया द्रव्यमान और उसके बाद में हो गया समय। नंबर 4 पे आती है विद्युत धारा। और आप जानते हैं, आपने कक्षा 10 के अंदर विद्युत धारा का मात्रक पढ़ा है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर की जो परिभाषा है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप कक्षा 12 के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से महसूस करेंगे, फील करेंगे। ये पूरा का पूरा जो इसका डेरिवेशन है वो 12th क्लास के सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे और वहाँ पर आप 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे, तब उस समय आप लोगों को मैं ये बात बताऊंगा कि आपने कक्षा 11 के अंदर मूल भौतिक राशियों में 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी। तो आज की क्लास में आपको हो सकता है कि ये 1 एम्पियर की परिभाषा इतनी ज़्यादा फील नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर और अनंत लंबाई के व नगण्य वृत्ताकार परिच्छेद, यानी इस तरीके से 2 अनंत लंबाई के तार हैं, वो एक समांतर एक दूसरे के रखे गए हैं, ठीक है, वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य जो 1 मीटर लंबाई पर, यानी यदि इन दोनों तारों के बीच की दूरी को अपन 1 मीटर कह दें, तो इस 1 मीटर की दूरी पर यदि इनमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इन दोनों तारों के बीच में एक विशेष प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो स्थिति है वो इन दोनों तारों में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि दोनों तार एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इनके मध्य आकर्षण, और यदि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एक में ऊपर और दूसरे में नीचे की तरफ यदि करंट फ्लो होता है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। वो जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है किसके ऊपर? इस तार की एकांक लंबाई के ऊपर। इस तार की एकांक लंबाई यानी 1 मीटर की लंबाई आप ले लीजिए, तो इस तार की एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन यदि लग रही है तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों तारों में बहने वाला जो करंट था वो अपना 1 एम्पियर है। तो कक्षा 11 में आपको थोड़ा सा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ में आना चाहिए, बाकी 12th क्लास में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी ये दोनों सीधे तार हैं, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इनके मध्य या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि इन तारों के बीच की दूरी 1 मीटर रख दी जाए और इनमें करंट फ्लो किया जाए और उस करंट की स्थिति में यदि इतनी वैल्यू का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो अपन कह सकते हैं कि इनके मध्य या इनमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो अपनी कितनी होती है? 1 एम्पियर की होती है। तो इस तरीके से आप इनकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने नोट्स के अंदर लिख अवश्य लें, लेकिन परीक्षा में कभी भी ये पूछी नहीं जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो टेम्परेचर होता है। अपने 5 नंबर की जो मूल भौतिक राशियां हैं उनमें आता है तापमान, और तापमान का जो मात्रक है उसे अपन केल्विन कहते हैं, ठीक है। अब केल्विन जो है, अब आप कहेंगे कि सर तापमान का तो और भी अलग मात्रक पढ़े हैं, जिसमें आपने सेल्सियस पढ़ा है, सेंटीग्रेड भी पढ़ा है, और आप 11th क्लास में जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ेंगे आप एक नया पैमाना र्यूमर एंड फ़ारेनहाइट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन का अर्थ क्या है? तो 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 100वां भाग होता है।
क्वथनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है वो भाप में बदल जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक का अर्थ है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो बर्फ है वो पानी में लिक्विड फॉर्म के अंदर बदल जाती है। यानी बर्फ के गलने से लेकर पानी के भाप में बदलने तक इन दोनों के बीच जितना टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को यदि 100 भागों में बांट दिया जाए तो उसका जो एक हिस्सा है, सिंगल पार्ट जो है, उसे अपन 1 केल्विन कहते हैं। चलिए नीचे पढ़ते हैं। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर। अब आप कहेंगे कि सर त्रिक बिंदु क्या होता है? तो 11th क्लास की फिजिक्स में जब आप पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि त्रिक बिंदु का अर्थ क्या है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। त्रिक बिंदु का मतलब होता है कि एक विशेष टेम्परेचर और एक विशेष दाब, वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, यानी आपके पास एक टेम्परेचर की वैल्यू होगी कोई ना कोई, और एक आपके पास कोई विशेष दाब की वैल्यू होगी। इन दोनों विशेष संख्याओं के ऊपर जो पदार्थ है वो अपना ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है। तो वो जो विशेष टेम्परेचर और विशेष दाब है उसे अपन क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे जल का त्रिक बिंदु है वो 273.16 केल्विन के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वां भाग होता है। यानी त्रिक बिंदु की जो वैल्यू है उसको इस भागों में, इतने भागों में डिवाइड किया गया है। ये एक विशेष नोट है, आपको अलग से लिख लेना है। चलिए इसके बाद में अपन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर पे अपने पास आती है प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसे अपन कहते हैं। ये छठी मूलभूत राशि है और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। तो ये जो कैंडेला है, इस कैंडेला की डेफिनेशन कैसे लिखी गई है कि एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत। कृष्णिका का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की काली वस्तु, एक विशेष प्रकार की काली वस्तु जिसके ऊपर यदि कोई प्रकाश डाला जाए तो वो वस्तु पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है। उसे अपन क्या कहते हैं? कृष्णिका कहते हैं। तो कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/, कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, 6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है, उसमें यदि आप 6 लाख का भाग लगा दें, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 6 लाख टुकड़े कर लें आप, और उनमें से जो एक टुकड़ा है उस क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, उस छोटे से टुकड़े से निकलने वाला जो प्रकाश है उसे अपन ज्योति तीव्रता और उसका मात्रक 1 कैंडेला कहते हैं। जबकि कृष्णिका का जो दाब है वो 10,132.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक जानते हैं आप? दाब क्या होता है? आपने छोटी कक्षाओं के अंदर दाब पढ़ा है, प्रेशर। प्रेशर होता है आपके पास बल बटा क्षेत्रफल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बटा में मीटर स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो -2 लग जाएगी। तो इतना प्रेशर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, जो इसका गलनांक है वो प्लेटिनम के बराबर हो, और इसका जो दाब है उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो इन सब बातों को आपको केवल अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स में लिखना है, और याद करने पर ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अपनी जो 7वीं मूल भौतिक राशि है, उस 7वीं मूल भौतिक राशि को अपन पढ़ते हैं, वो है पदार्थ की मात्रा। किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है उसको अपन कौन सी इकाई के रूप में, कौन सी इकाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? वो होता है अपना मोल। 1 मोल की जो वैल्यू है,
आप लोगों ने आवोगाद्रो संख्या पढ़ी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कक्षा 11 की केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से आवोगाद्रो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 मोल जो है, 1 मोल है, इसकी परिभाषा कैसे लिखी गई है? 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल जो मात्रा है वो कितनी मात्रा होती है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि ऑक्सीजन के 0.016 किलोग्राम में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। यानी कि यदि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो कितने द्रव्यमान में से 0.016 किलोग्राम यदि ऑक्सीजन है, उसमें जो परमाणुओं की संख्या है उस संख्या को आप 1 मोल कह सकते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी गई है, देखिए कैसे, कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, वह द्रव्यमान मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कि कार्बन के 0.012 किलोग्राम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या। तो ये 2 परिभाषाएं दे रखी हैं, ये पुरानी परिभाषा है और ये नई जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर डेफिनेशन लिखी गई है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 16 होती है, इसलिए यहाँ पे 16 ग्राम लिया गया है। और 16 ग्राम को आप यदि किलोग्राम में बदलेंगे तो उसमें आपको 1000 का भाग लगा करके ये वैल्यू लिखनी होगी। और ठीक इसी तरीके से कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु की संरचना में आप जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इस नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की जो संख्याओं का योग है, किसमें? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्याएं एंड न्यूट्रॉनों की संख्याएं, इन दोनों की संख्याओं का जो योग होता है उसे अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या वो 12 दे रखी है, तो 12 ग्राम कार्बन आपको लेना है। और 12 ग्राम को जब अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो इसके अंदर अपने को 1000 का भाग लगाना है और ये 0.012 किलोग्राम आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने परमाणु होंगे उसे अपन 1 मोल कह सकते हैं। तो 1 मोल की विशेष डेफिनेशन यहाँ पर अपने को समझाई गई है। आप बार बार वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरह से अपन ने 7 मूल भौतिक राशियों को परिभाषित कर लिया है। अब अपने पास इसके बाद में पूरक राशियां आती हैं, और पूरक राशियों में आपने 2 तरह की पूरक राशियां पढ़ी हैं, जिसमें आप लोगों के पास सिंपल कोण था और उसके बाद में आपके पास घन कोण था। तो ये जो पूरक राशियां हैं इनकी भी परिभाषा अपन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो पूरक राशि थी वो आपने सरल कोण पढ़ा है, और सरल कोण का जो मात्रक होता है उसे अपन ने रेडियन कहा है। तो अब अपन 1 रेडियन की परिभाषा पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि ये आपके पास कोई त्रिज्या है और इसके बाद में यहाँ पे जो बनने वाला जो चाप है, तो आप जानते हैं कि कोण का जो फॉर्मूला होता है वो चाप बटा त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था कोण थीटा बराबर चाप s अपॉन r, और यदि s अपॉन r दोनों की वैल्यू को अपन 1 रख दें तो अपने पास 1 रेडियन की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए अब अपन 1 रेडियन की परिभाषा पढ़ते हैं। 1 रेडियन को अपन कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे, 1 रेडियन वह तलीय कोण है, यानी किसी समतल में बनने वाला वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर बनाता है। यानी कि ये जो आपके पास एक तलीय कोण है, यहाँ पे बनने वाला ये जो चाप है और ये इसकी त्रिज्या है, यदि इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो जाएं, क्योंकि अभी आपने थीटा बराबर क्या लिखा था, आपने लिखा था s अपॉन r, तो जब दोनों की वैल्यू समान होगी तभी तो उसके भाग का आंसर 1 आएगा। तो जितना आपके पास चाप की लंबाई है उतनी की उतनी यदि त्रिज्या है, तो इन दोनों के जो अनुपात के स्वरूप केंद्र पे बनने वाला जो कोण है उसकी वैल्यू को अपन 1 रेडियन कहते हैं।
इसके बाद में आपने घनकोण की परिभाषा पढ़ी थी, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी, और सॉलिड एंगल का जो मात्रक पढ़ा था उसे अपन ने स्टेरेडियन कहा था। तो जिस तरह से अपन ने घनकोण की परिभाषा पढ़ी है उसका जो सूत्र लिखा है, तो उसके सूत्र में अपन ने लिखा था कि जो घनकोण होता है उसे अपन डी ओम से लिखते हैं। ये अपने पास होता है डी एस, छोटा सा एरिया अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो किसी गोले के पृष्ठ के ऊपर जो छोटा सा क्षेत्रफल आप लेते हैं और उसकी जो त्रिज्या है उसका वर्ग आप लेते हैं, यदि इन दोनों का अनुपात बराबर हो, जब आप इन दोनों में एक दूसरे से विभाजित करेंगे तो इसकी जो संख्यात्मक वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। और ये जो 1 वैल्यू है इसे ही अपन ने स्टेरेडियन कहा है। तो इसकी डेफिनेशन अपन कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि स्टेरेडियन जो है, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है, वह सॉलिड एंगल है। कौन सा? जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग, गोले के पृष्ठ के ऊपर आपको एक छोटा सा भाग लेना है, उस भाग का जिसका क्षेत्रफल, किसका? गोले के पृष्ठ पर लिया गया छोटा सा जो भाग है उसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। अभी आपने लिखा है डी ओम इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये जो त्रिज्या का वर्ग है उसके बराबर हो, और जब आप इन दोनों का विभाजन करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। गोले के केंद्र पर बनने वाला जो कोण है उसे अपन एक स्टेरेडियन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को दोनों पूरक राशियों की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर लिखनी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों बातें हैं वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। से आज अपन ने अपनी जो मूल भौतिक राशियां हैं इनको परिभाषित किया है, पूरक राशियां हैं इनको परिभाषित किया है। तो आज के वीडियो में अपन केवल इतना सा ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अपनी इस पहले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एरर, त्रुटियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अपने बहुत उपयोगी है और आपके जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं सबके अंदर निश्चित रूप से इस एरर में से कोई ना कोई प्रश्न है वो पूछा जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आवश्यक रूप से शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।